स्वागत है आप सभी का हमारे गुरु नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसे चलो अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति की। ये राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के भाग संख्या 5 में अनुच्छेद 52 से शुरू होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बनेगा? वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, जो भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। ठीक है। जिसकी आयु 35 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है। ऐसी शर्तें पूरी करने वाले बहुत से नागरिक मिल जाएंगे तो क्या सभी राष्ट्रपति बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्या शर्त स्पेशल चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति बनने के लिए आपके मन में इच्छा हुई कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, कोई बात नहीं, बनना है बनो। तो आपको जैसे ही चुनाव लड़ने के लिए जाना है उस समय आपके पास में 50 तो होने चाहिए प्रस्तावक और 50 ही होने चाहिए अनुमोदक। ठीक है, बड़ा इजी है। 50 तो गांव में से किसी को उठा के ले जाएंगे, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। यहां शर्त क्या याद रखनी है कि ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक संसद के सदस्य होने चाहिए, संसद के सदस्य होने चाहिए। ये बात है भाई। अब हर किसी के पास में तो एक ही सांसद जानकार नहीं होता। 50 तो उनके प्रस्तावक हो और 50 उनका अनुमोदन करने वाले हो, यानी 100 सांसद जब आपके सपोर्ट में खड़े हो, उस स्थिति में आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए ये योग्यताएं तो हर कोई पूरी कर लेगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की। चलो लेते हैं, ये बात हमारे समझ में आ गई कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, आयु 35 वर्ष हो, जिसके पास संसद के 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में हो और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में हो, वो व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। ठीक है। याद रहे, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। मेरे मन में आ गई, आपके मन में आ गई, हमारे पास 50 प्रस्तावक आ भी गए और हम राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल भी हो गए। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि हम शामिल हो गए तो चुनाव में हमें वोट देने वाले लोग कौन होंगे? चुनाव में वोट देने वाले लोग कौन होंगे? वोट देने वाले लोग कौन लोग होंगे जो हमें चुनाव में वोट देंगे? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको पद्धति पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है। आपने खूब बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप याद रखें। राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है यानी प्रणाली है, वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कौन सी है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है? हमें कंफ्यूज करता है, मुझे भी करता है। प्रत्यक्ष का मतलब है ऐसा चुनाव जिसमें जनता, पूरी जनता प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को चुनकर भेजती है। जैसे सरपंच का चुनाव होता है तो गांव के सभी लोग डायरेक्ट सरपंच को वोट देते हैं। जैसे विधानसभा के सदस्य का चुनाव होता है, हम डायरेक्ट वोट करते हैं। लोकसभा के सदस्य का चुनाव होता है, हम डायरेक्ट वोट करते हैं। यानी जिसमें जनता डायरेक्ट मतदान करे
वो चुनाव होता है प्रत्यक्ष, और जिसमें जनता चुनाव नहीं करे, जनता के द्वारा चुने हुए लोग जहां चुनाव करें उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, आई बात समझ में। कौन लोग होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के सदस्यों का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो आपको क्या याद रखना है कि चुनाव की जो प्रणाली है, पद्धति है, वो पद्धति कौन सी है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति। किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लो, इसको मिटा देते हैं। आओ अब हम बात करते हैं चुनाव में वोट देने वाले लोग कौन हैं। तो आपको क्या याद रखना है? संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन के, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। हम क्या देखते हैं? लोकसभा में 543 सदस्य है जो निर्वाचित हो रखे हैं, और राज्यसभा में 233 सदस्य है जो निर्वाचित हो रखे हैं। यानी टोटल हम क्या कह सकते हैं कि 543 और 233, 6, 7 और 7, यानी लोकसभा के और राज्यसभा के टोटल 776 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं। कौन लोग हैं? आओ बात करते हैं। दूसरे, सभी राज्यों की व 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? दिल्ली व पुडुचेरी। 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बात को ध्यान से समझना कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने वाले लोग कौन हैं? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा व राज्यसभा के 543 प्लस 233, यानी टोटल लोग हो गए 776। ठीक है, सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, और साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी इन लोगों से मिलकर राष्ट्रपति का बनता है निर्वाचक मंडल। ये बन गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन? संसद के सभी सदस्य? नहीं। संसद के निर्वाचित सदस्य? यस। सभी राज्य एवं सभी केंद्र प्रदेशों की विधानसभा के सदस्य? नहीं। सभी राज्य व दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अच्छा, कौन करवाता है राष्ट्रपति का चुनाव? तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है राष्ट्रपति का चुनाव? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। जो पहले निर्वाचक मंडल बनता है उसमें ये लोग शामिल होते हैं। अब राष्ट्रपति का चुनाव होगा। चलें आगे। चलो आगे चलने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। आपने कभी सुना होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने वाले अलग अलग व्यक्ति की वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे मैं आपके सामने 3 व्यक्तियों के नाम लिख रहा हूं। हम राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति का नाम लिखें जो राजस्थान की विधानसभा के सदस्य है, जिनका नाम है अशोक गहलोत। ठीक है। दूसरा हम बात करें योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। और तीसरा हम बात करें नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, यानी नरेंद्र मोदी। आपको क्या समझना है? आप इन्हें
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में नाम देखें, इन्हें आप देखें कि अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा का सदस्य है, यस। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य है, आप कहेंगे यस। और नरेंद्र मोदी संसद सदस्य है, संसद सदस्य है। इसे आप यूं ना देखें कि नरेंद्र मोदी लोकसभा का सदस्य है, प्रधानमंत्री है, नहीं, आप इन्हें एक संसद के सदस्य के रूप में देखें। तो हम क्या देखते हैं कि अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा सदस्य है, योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा का सदस्य है, और नरेंद्र मोदी संसद सदस्य है। चलो ठीक है, क्या इन तीनों को लोकसभा, यूपी विधानसभा और राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की मान्यता है? तो आप कहेंगे हाँ जरूर है। क्या तीनों के पास में वोट की वैल्यू बराबर है? हम कहेंगे नहीं है, इनकी वैल्यू अलग है, इनकी वैल्यू अलग है, इनकी वैल्यू अलग है। यानी लोकसभा में, सॉरी, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने वाले सदस्यों की वैल्यू समान नहीं होती। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कैसे समझेंगे? राजस्थान के विधायक की वैल्यू कितनी बताई गई है? 1971 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग राजस्थान के एक विधायक की वोट की वैल्यू 129 है। कैसे निकालते हैं? आओ हम उस मेथड को समझते हैं जिस मेथड के द्वारा विधायकों के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या, उसके बाद में राजस्थान की विधानसभा की, राजस्थान विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या, ठीक है। उसके बाद हम जब इसमें भाग देंगे और फिर 1/1000 करेंगे, जो आपका उत्तर आएगा, क्या करना है? राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या, कोई भी राज्य हो, जैसे राजस्थान हो तो राजस्थान की, यूपी हो तो यूपी, एमपी हो तो एमपी, हर राज्य की अलग अलग निकलेगी। राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या। ये ध्यान रखना, जनसंख्या का जो आधार वर्ष है वो 1971 की जनसंख्या है। अगर आप निकालना चाहें तो राजस्थान के 1971 में जनसंख्या के आंकड़े लिखो, 200 का भाग दो, जो उत्तर आए उसमें 1000 का भाग दो, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 129। उसी प्रकार मान लो यूपी की है तो उत्तर प्रदेश की 1971 की कुल जनसंख्या बटा यूपी विधानसभा के सदस्यों की संख्या, तो आपके सामने जो उत्तर आएगा वो लगभग उत्तर आएगा 408। यानी राजस्थान के विधायक की वैल्यू है 129, उत्तर प्रदेश के विधायक की वैल्यू है 408। तो अशोक गहलोत की 129 और योगी आदित्यनाथ की 408 हो गई। तो नरेंद्र जी मोदी कितनी होगी? ऐसे करके जब हम सभी राज्यों की, जैसे मान लो सिक्किम है तो सिक्किम के राज्य विधानसभा सदस्य की जो वैल्यू है वो 7 ही है। तो आप समझ रहे हैं कि यूपी के विधायक की वैल्यू 408 है, सिक्किम के विधायक की वैल्यू 7 है। तो सभी राज्य के जितने विधायक हैं उनकी सारी वैल्यू को जब हम ऐड कर देंगे, पूरी वैल्यू को, तो उसका जो आंकड़ा आएगा वो आपके 5 लाख से अधिक आएगा, 5 लाख से अधिक आएगा। ये गणनाएं आपको करनी हो तो आप गूगल की सहायता लें, सभी राज्यों की विधानसभा की सीटों का योग निकालें, उसको करें, फिर आपके सामने उसका उत्तर मिल जाएगा। मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूं कि 5 लाख से अधिक होगी। अब 5 लाख से अधिक हो गई और टोटल जो संसद सदस्य है उनका जो अंक है वो है 776। तो हम क्या करते हैं, टोटल विधायकों की वैल्यू बट्टा 776 जब करेंगे तब आपको मिल जाएगी एक संसद के सदस्य की वोट वैल्यू, संसद के सदस्य की वोट की वैल्यू मिल जाएगी, वोट की वैल्यू
मेरे हिसाब से बात आपके समझ में आ गई। यानी संसद के सदस्य की वोट की वैल्यू आपके विधायकों की वोट की वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा होगी। या मैं ये भी कह सकता हूं कि पूरे देश के जितने भी विधायक हैं उनकी वोट की वैल्यू 776 सांसदों के बराबर है। तो आपके समझ में आई बात कि राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं वो पता होना चाहिए। दूसरी बात, राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर हर व्यक्ति के यानी हर राज्य के विधायक और सांसद की वोट की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। चलो आगे चलते हैं। अब हमें बात क्या करनी है कि ठीक है, हमें बात समझ में आ गई कि 5-1 लाख तो होते हैं सांसदों की वैल्यू और 5-1 लाख होती है विधायकों की वैल्यू। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले लोगों की संख्या तो 5,000 से कम होती है, लेकिन वोट की वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा होती है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई कि भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या तो लगभग 4,000 कुछ विधायक है और 776 ये है। यानी मैं राउंड फिगर में अगर लिख दूं तो 5,000 से कम या 5,000 के आसपास होती है। ठीक है, तो यहाँ आपसे मेरी विनती रहेगी कि आप अपना ज्ञान कमेंट में ना लिखें कि इतना जोड़ के इतना होता है। लगभग मैं लिख रहा हूँ 5,000 के आसपास होती है। ठीक है, यानी सदस्यों की संख्या तो 5,000 के आसपास है, लेकिन मतों की जो कीमत है, मतों की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, लगभग 10 लाख से अधिक हो गई। 10 लाख के आसपास लिख देते हैं। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में आप ये भी पहले बात समझ गए होंगे कि विधायक की वैल्यू अलग अलग राज्यों की अलग होती है और सांसद की वैल्यू अलग होती है। तो मैं यहाँ ये भी बात लिख सकता हूं कि समस्त विधायक बराबर है 776 सांसदों के। ये भी बात आपके समझ में आ गई। ठीक है, आ गई। आपको आगे क्या करना है, अब क्या है कि हमारे क्या होता है सामान्य चुनाव में, जैसे हम गांव में चुनाव देखते हैं सरपंच का, तो क्या होता है कि सरपंच के चुनाव में भाग लेने वाले 4 लोग हैं। एक व्यक्ति को 15 मिला, एक को 20 मिला, एक को 25 मिला, एक को 18 मिला। तो इसमें हम किसे घोषित करेंगे, जिसके पास 25 वोट है उसे हम घोषित कर देंगे। क्या राष्ट्रपति में ऐसा होता है? राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ प्रणाली काम करती है बहुमत की, कि जिसके पास में ज्यादा मत है उसे चुनाव जिता दो। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे वे पहले निकालते हैं न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटे का मतलब यह है कि कुल भाग लेने वाले जितने मतों की वैल्यू है वो 10 लाख है। 10 लाख बट्टे 2 कितना आएगा, 5 लाख प्लस 1, यानी 5 लाख 1 वोट कम से कम जिस व्यक्ति के पास में होंगे वो राष्ट्रपति बनेगा। अगर किसी के पास में नहीं है तो द्वितीय मतगणना की जाएगी। यानी क्या है कि सबसे पहले आपको न्यूनतम कोटा पार करना होगा। न्यूनतम कोटे का मतलब है कुल मत बट्टे 2 प्लस 1। यहां कुल मत का मतलब है वोटों की वैल्यू से है। जो ये प्राप्त करेगा वो तो प्राप्त करना ही पड़ेगा अगर राष्ट्रपति बनना है तो, और अगर ये किसी को प्राप्त नहीं है तो द्वितीय गणना की जाएगी। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं वोटिंग होती कैसे है। आओ हम थोड़ी वोटिंग की चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग कैसे होती है, वोटिंग कैसे होती है। आप जानते हैं कि जहां आजकल ईवीएम का प्रयोग होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता। वहां आज भी प्रपत्र के द्वारा वोटिंग होती है। क्यों होती है वोटिंग? क्योंकि यहाँ एक सिस्टम होता है। जैसे मान लो कि 4 व्यक्ति चुनाव में खड़े हैं, क, ख, ग और घ। 4 व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो रखे हैं। अब क्या है कि मैं वोट देने गया तो मुझे वोट देना है, लेकिन प्रायिकता से देना है, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना है।
मैं कहूँगा कि मेरी पहली पसंद ख है। ख को अगर नहीं बना सकते तो ग को बना दो, ग को नहीं बना सकते तो क को बना दो, और ये भी ना बने तो फिर इसे बना दो। यानी आप वोट दे के आ रहे हो, लेकिन प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हुए, माई फर्स्ट चॉइस, माई सेकंड चॉइस, माई थर्ड चॉइस, माई फोर्थ चॉइस। यानी सभी सदस्य इस प्रकार प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं। अब मान लो कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा मेरी पहली पसंद क है, दूसरी पसंद ख है, तीसरी पसंद ग है, चौथी पसंद ग है। एक कोई और आया, उसने कहा मेरी पहली पसंद क है, दूसरी पसंद क है, तीसरी पसंद घ और चौथी पसंद ग है। एक व्यक्ति कोई और आया, उसने कहा कि मेरी पहली पसंद ग है, दूसरी पसंद ख है, तीसरी पसंद क है और चौथी पसंद ग है। ऐसे करके वो लोग वोट देंगे। अब क्या है कि क्या कुल मतों का एक अधिक मत पहली पसंद अगर ख को कर रहे हैं तो देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा? ख बनेगा। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं हुई तो फिर दूसरे स्तर की मतगणना को किया जाएगा। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कोई वीडियो में त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पूर्ण कोई नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। तो आपके सामने कोई भी समस्या आए तो उसे आप लिख के हमें बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है, आप हमें इस पर दोबारा कुछ बताएं। पहली बात। दूसरी बात, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका एक शेयर और लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का हो सकता है। तो आप इसमें शंका